हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे। मैं सक्षम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से अमितेश सोनी आपके सामने साइंस का एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। ध्यान रखिएगा, इसका जो पिछला पार्ट था वो आप लोगों ने देख लिया होगा। पिछली पार्ट में हमने न्यूट्रिएंट्स जो है न्यूट्रिएंट्स का फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था और वहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट को बहुत अच्छे से समझ लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने ये समझ लिया था कि सबसे पहले क्रम में कौन कौन ऊर्जा प्रदान करता है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि सबसे पहला जो ऊर्जा दाता होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके बाद फैट और उसके बाद प्रोटीन। ठीक है, आज चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और आज के पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रोटीन, फैट और विटामिन विटामिन नहीं, मिनरल, इनको हम लोग कवर कर सकें। ध्यान रखिएगा, जो प्रोटीन है और जो मिनरल है, जो प्रोटीन है और जो फैट है, इन्हें हमें लाइट वे में पढ़ना है, ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाना है। मिनरल्स को हमें थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना है। मैं इन टॉपिक्स को अलग अलग करके इसलिए ले रहा हूँ ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और आप वीडियो देखने में बोर भी ना हो और थोड़े से टाइम पे आप बहुत जल्दी इसको ग्रासअप कर लें, बहुत ही जल्दी इसको इनगल्फ कर लें, आपको याद हो जाए, सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोटीन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन जो होता है ये एक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है। प्रोटीन एक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है और ये किससे बनता है? ये बनता है एमिनो एसिड से। ध्यान रखिएगा, जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज उन पॉइंट्स को आप दिमाग में बना के रखिएगा। अब कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रोटीन है, इसको प्रोटीन जैसा वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये वर्ड 1938 में, ये वर्ड 1938 में किसके द्वारा जे वर्जीलियस के द्वारा यूज किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड सबसे पहले 1938 में जे वर्जीलियस के द्वारा यूज किया गया था। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन है एक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है और किससे बनता है? एमिनो एसिड से बनता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो एमिनो एसिड है ये 20 टाइप्स की होगी। कितने टाइप्स के? 20 टाइप्स के एमिनो एसिड होंगे। कई बुक्स में 21 लिखा हुआ है, बट प्लीज आप इसे 20 पढ़िए। अगर आप 21 करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? 22, 21, ये दो डाटा आप कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स में कंट्रोवर्सी है और इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? अलग अलग करना पड़ता है। तो 20 और 21 टाइप्स के एमिनो एसिड आपके बॉडी में होते हैं और जो क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके जो 10 एमिनो एसिड होंगे और 10 या 11, ये डाटा मैं दो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये यहाँ पे 20 और 21 है, तो ये 10 या 11 हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 10 एमिनो एसिड हैं ये बॉडी में बनते हैं, सिंथेसाइज इन बॉडी, ये शरीर के अंदर ही बन जाते हैं। जबकि ये जो 10 एमिनो एसिड हैं ये हम लोग न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से लेते हैं, बाई न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो 10, 11 न्यूट्रिएंट्स के द्वारा मिलने वाले एमिनो एसिड हैं, इनको हम लोग एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं, आवश्यक एमिनो एसिड कहते हैं, क्योंकि ये एमिनो एसिड हम लोग बाहर से लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रोटीन जो है ये एमिनो एसिड से बनता है। इतने प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं जिनमें से कुछ एमिनो एसिड आपको
बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाते हैं, जबकि कुछ एमिनो एसिड को हमें कहाँ से लेना पड़ता है, न्यूट्रिशन से हमें इन्हें लेना पड़ता है। ठीक, अब दोस्तों इतना कंप्लीट करने के बाद हमें देखना है कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है। प्रोटीन का फंक्शन क्या है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो प्रोटीन है ये हार्मोन और एंजाइम, ये हार्मोन और एंजाइम की तरह काम करता है। यानी जितने भी हार्मोन और जितने भी एंजाइम होंगे वो सब किससे बने होंगे, प्रोटीन से बने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा बात ध्यान रखना है कि आपके बॉडी का जो 15% पार्ट है, 15% पार्ट ऑफ बॉडी, आपके बॉडी का जो 15% पार्ट है वो किससे बना होगा, वो प्रोटीन से बना होगा। ठीक है, इतना क्लियर करने के बाद अब आगे हम लोग देखिए, ये मेजर पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में बना के रखना है, आपके दिमाग में ये हमेशा रहना चाहिए, ताकि कोई भी सवाल बने तो आप इमीडिएटली इसको सॉल्व कर लें। तो ध्यान रखिएगा, एंजाइम या हार्मोन जो होंगे वो किसके बने होंगे, वो प्रोटीन के बने होंगे। दूसरी बात, 15% पार्ट आपके बॉडी का जो है वो कौन बनाएगा, वो प्रोटीन बनाएगा। ठीक, अब आपसे एग्जाम में अगर पूछ दिया गया कि ये कितनी ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, तो ध्यान रखिएगा 4.3 to 4.4 किलो कैलोरी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना ऊर्जा देगा, 4.3 to 4.4 किलो कैलोरी एनर्जी ये देगा। ठीक है, अब कई बार आपसे दिमाग में डाउट आता है कि सर कुछ बुक्स में तो कम लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोटीन देगी, और ये मैं प्रूफ कर दूंगा जब मैं आपको रिस्पायरेशन पढ़ाऊंगा। रिस्पायरेशन पढ़ाते समय मैं आपको रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट बताऊंगा, ठीक, श्वसन गुणांक बताऊंगा, और वहां पे क्लियर हो जाएगा कि प्रोटीन ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है और कार्बोहाइड्रेट कम ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर करने के बाद अब आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा। बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, तो ध्यान रखिएगा, यहां पे 2 रोग आपको मिलेंगे, क्वाशियोरकर और मरासमस। कौन सा रोग मिलेगा, क्वाशियोरकर और मरासमस, ये 2 रोग आपको मिलेंगे, क्वाशियोरकर और मरासमस। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वाशियोरकर है और मरासमस है, ये दोनों में हो सकता है, ये दोनों रोग बेबी में हो सकता है या बाल्यावस्था में हो सकता है। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें जो मसल्स हैं, जो आपके शरीर की मसल्स हैं वो एकदम पतली हो जाएंगी। ठीक, दोनों में आपको ये सिम्टम दिख जाएगा। बट अगर किसी यंग एज में आपको प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो वहां पे किसके लक्षण आपको दिखेंगे, मरासमस के लक्षण दिखेंगे। ठीक है, यानी आपको यहां पे दिमाग में बना के चलना है कि प्रोटीन की कमी से आपको 2 रोग हो सकते हैं। कौन कौन से रोग होंगे, क्वाशियोरकर, और दूसरा कौन सा रोग होगा, मरासमस। ठीक, अब देखिए यहां पे एक और रोग होता है, थोड़ा सा एडवांस हम लोग चलते हैं, और एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं MCD। अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये कौन सा रोग है, तो ध्यान रखिएगा, MCD का मतलब होता है मैड काऊ डिजीज। मैड काऊ डिजीज ये ह्यूमन में होता है, और ये इसमें पागलपन के लक्षण आते हैं, जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है। ठीक, और ये अक्सर 60 के एज के बाद होता है। और 60 एज के बाद क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन होता है वो गलत तरीके से होने लगता है, प्रोटीन अपने सही जगह पे नहीं पहुंच पाती, और इसकी वजह से रोग होगा। और कौन सा रोग होगा, MCD।
ठीक है। आप देखिए आपके वनडे एग्जाम के बेसिस से या आपके वनडे एग्जाम में प्रोटीन से इतने ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इतने ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा प्रोटीन से सवाल नहीं पूछेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि प्रोटीन कितने तरह की हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ पे कितनी चेन है, किस तरह से है, क्वार्टरनी है, टर्सरी है, ये चीज़ें थोड़ा सा डीप में हो जाती हैं, फिर उनका स्ट्रक्चर समझना थोड़ा सा और डीप में हो जाता है। बट दोस्तों प्लीज़ मेरा विश्वास करिए, मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं पेपर्स को देखता रहता हूँ। पेपर्स में अभी तक जितना कवर किया गया है वो इन्हीं पूरे पार्ट से किया गया है, इससे ज़्यादा नहीं किया गया। बताने को तो आपको बहुत कुछ बताया जा सकता है, नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती, बट नॉलेज उतना ही रखिए जिसमें आपके ब्रेन का डाइजेशन ना बिगड़े, ठीक है, यानी आप उतना ही पढ़ें जिससे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ेंगे, है ना, ज़्यादा पॉइंट्स, ज़्यादा डाटा अपने दिमाग में रखेंगे तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा और जो सही चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में नहीं रह पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फैट। नेक्स्ट हमारा क्या है? फैट। अब चलिए फैट में बहुत कम पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? फैट। ठीक, अब फैट में आपको क्या याद रखना है? फैट में आपको याद रखना है कि फैट किससे बनता है। तो ध्यान रखिएगा, फैट किससे बनेगा? फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके क्या बनता है? फैट बनता है, यानी वसा बनती है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब समझिएगा, यहां पे आपसे दो तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं कि बताइए फैट किस तरह हो सकता है। तो फैट टू टाइप्स के हो सकते हैं, है ना। फर्स्ट वन सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन अनसैचुरेटेड। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं? संतृप्त और असंतृप्त। एक होगा संतृप्त और दूसरा होगा असंतृप्त और दूसरा क्या होगा? संतृप्त। ठीक, अब देखिए कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि संतृप्त और असंतृप्त में अंतर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो असंतृप्त प्रोटीन होगी ये आपके फैट होगी, ये आपके बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ध्यान रखिए, असंतृप्त फैट का इंटेक नहीं किया जाता, हमेशा संतृप्त प्रोटीन फैट को खाया जाता है या बॉडी में न्यूट्रिशन के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के लिए कौन सी वसा सही है, संतृप्त सही है कि असंतृप्त सही है। तो ध्यान रखिएगा, संतृप्त वसा हमारे लिए सही है, क्योंकि अगर हम असंतृप्त वसा को लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और इस तरह से हृदय संबंधी समस्याएं हमारे उसमें उत्पन्न होंगी। अब हृदय संबंधी समस्याएं कैसे उत्पन्न होंगी? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हमारे बॉडी में आ सकती है। ठीक, अब यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम फैट कितनी ऊर्जा देगी? तो 1 ग्राम फैट कितनी ऊर्जा देगी? तो 9.2 किलो कैलोरी। ये याद रखिएगा, 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेगी। ठीक, तो यहां पे देखिए फैट में कितने तरह के आपको मिल गए फैक्ट। जितने भी फैक्ट आपके मिले हैं उन सबको नोट डाउन करिए, याद करते चलिए प्लीज, जिससे आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े और साइंस आपका यहीं पे कवर हो जाए। यानी जितना वीडियो, जितने टाइम के लिए आप वीडियो देख रहे हैं उसी टाइम पे पूरा का पूरा साइंस जितना भी हो रहा है वो कवर होते चले। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और एक और न्यूट्रिशन को लेते हैं, और वो न्यूट्रिशन क्या है? मिनरल। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा? मिनरल। मिनरल यानी खनिज लवण।
यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये खनिज लवण जो होता है, जो मिनरल होता है, ये हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट ये लिख लीजिए, ये हमें ऊर्जा नहीं देते, ये हमें ऊर्जा नहीं देते। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो मिनरल्स होते हैं ये कितनी मात्रा इनकी जरूरत होती है। तो ध्यान रखिएगा, इनकी जो मिनिमम क्वांटिटी होती है, इनकी जो मिनिमम क्वांटिटी या न्यूनतम मात्रा, ध्यान रखिएगा, इनकी न्यूनतम मात्रा ही हमारे लिए आवश्यक होती है। अधिकतम मात्रा से या ज्यादा लेने से हमारे बॉडी में डिजीज कॉज हो सकती है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन ह्यूमन बॉडी 29 टाइप्स के मिनरल ह्यूमन बॉडी में आवश्यक होते हैं। ठीक, यानी 29 टाइप्स के मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए जरूरी होते हैं या न्यूट्रिशन के थ्रू हमारे बॉडी में जाते हैं। बट ध्यान रखिएगा, 7 मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है। 7 मिनरल्स यानी 7 टाइप्स के जो मिनरल होते हैं, उनकी क्वांटिटी और उनकी कमी और अधिकता से होने वाले रोग जनरली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं ह्यूमन डिजीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लांट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। प्लांट की एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, वहां पे वो चीजें कवर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं मिनरल की और उन इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात करते हैं जिनसे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं सबसे पहले 2 की बात करता हूं, सोडियम और क्लोरीन। ये 2 हो गए, 1 और 2। ठीक, ये क्या है? मिनरल है। अब देखिए, यहां पे आपको याद रखनी है मात्रा प्रति दिन। अब ध्यान रखिएगा, इसमें कोई नेमिंग डिसऑर्डर नहीं होता, यहां पे कोई नेमिंग डिसऑर्डर नहीं होता। आपको कोई ना कोई लक्षण दिखेगा, ऐसा नहीं है कि कोई नेमिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, या नेमिंग डिसऑर्डर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, आप देखिए, सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 2 to 5 ग्राम। 2 to 5 ग्राम, इतना याद करके रखिएगा। सोडियम और क्लोरीन की मात्रा हमें कितना चाहिए? 2 से 5 ग्राम प्रतिदिन चाहिए। और जनरली इसकी जो मात्रा है वो किससे कवर हो जाती है? नमक से कवर हो जाती है। नमक से हमें इतना इसका मिल जाता है। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, अब आपसे पूछ लिया जाएगा इसकी कमी और अधिकता से रोग कौन सा होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी कमी से रोग क्या होगा? इसकी कमी के से क्या हो जाएगा? आपके बॉडी में अकड़न स्टार्ट हो जाएगी, नसों में शिथिलता आ जाएगी, मसल्स में शिथिलता आ जाएगी। ठीक, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप स्टारवेशन की कंडीशन में रहते हैं, व्रत रहते हैं, और व्रत में बहुत सारा न्यूट्रिशन आप लेते हैं, केला खाते हैं, मौसम्मी खाते हैं, है ना, सारे फल फ्रूट खाते हैं, बट आप नमक नहीं लेते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में व्रत में नमक खाना वर्जित रहता है। आप नमक नहीं लेते हैं, तब भी इतना न्यूट्रिशन लेने के बाद भी रात में आपके हाथ पांव अकड़ने लगते हैं। तब आपको लगता है कि यार हमने न्यूट्रिशन तो बहुत लिया, 1 दर्जन केला खा लिया, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो वहां पे ध्यान रखिएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने नमक नहीं खाया पूरा दिन, और नमक ना खाने की वजह से ये चीज होगी। ठीक, आप देखिए इसकी अधिकता से क्या होगा? तो इसकी अधिकता से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है, आपका रक्तचाप बढ़ सकता है। ठीक, आप चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम
कैल्शियम और दूसरा क्या है, फास्फोरस। ये तीसरा है और ये चौथा है, कैल्शियम और फास्फोरस। ये दो दो के बंच में मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको याद रखने में सहूलियत हो। अब देखिए इन दोनों का क्या होगा, 1.2 ग्राम पर डे। इन दोनों की कितनी जरूरत होगी, 1.2 ग्राम पर डे की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक, अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनकी कमी और अधिकता से रोग क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों की कमी से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। इन दोनों की कमी से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, यानी वीकनेस इन बोन आ जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की कमी से। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इनकी अधिकता से क्या होगा, ठीक। तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर कैल्शियम अधिक होता है, यहां पे प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर कैल्शियम अधिक होता है, कैल्शियम अगर कम होगा तो बॉडी में हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। बट अगर कैल्शियम अधिक होगा तो आपकी बॉडी में एनीमिया हो जाएगी, रक्त में कमी हो जाएगी। अब आपका दिमाग घूम गया होगा कि सर ये कैसे, तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम जब आपके ब्लड में अधिक हो जाएगा तो आयरन लेना बंद कर देगा, आपकी बॉडी आयरन लेना बंद कर देगी, और आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, अगर फास्फोरस आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तब क्या होगा। अगर फास्फोरस आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो ये हड्डियों को कमजोर करेगा, फर्जाइल कर देगा। ठीक, हड्डियों को फर्जाइल कर देगा। अब क्यों ऐसा होगा, तो ध्यान रखिएगा, फास्फोरस अगर अधिक हो जाता है तो ब्लड कैल्शियम को लेना बंद कर देगा, और कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ठीक, आप चलिए नेक्स्ट जो दो बचे हुए हैं, आयरन और आयोडीन, ये दो बचे हुए हैं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जो आयरन है, आयरन आपको 25 मिलीग्राम चाहिए पर डे, 25 मिलीग्राम और 35 मिलीग्राम पर डे। ये दो डाटा आपको मिलते हैं। अब ये कैसे, तो देखिए ये मेल का डाटा है और ये फीमेल का है, यानी अभी जो आप ऊपर देख रहे थे ये मेल और फीमेल सबके लिए बराबर था, बट यहाँ पे 25 मिलीग्राम आयरन मेल के लिए चाहिए और 35 मिलीग्राम आयरन फीमेल के लिए चाहिए। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसकी कमी से क्या होगा, इसकी कमी से आप जानते हैं एनीमिया होगा, रक्त में कमी होगी। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, रक्त की कमी नहीं बोला जाता, रक्त में कमी बोला जाता है, यानी रक्त में जो आयरन, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीजें हैं उनका कम हो जाना, इसे एनीमिया कहते हैं। इसलिए रक्त में कमी बोलते हैं। ठीक है, रक्त की कमी नहीं। अब देखिए यहां पे आपको अगर कमी देखें तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा, बट अधिकता से जनरली कोई प्रभाव वयस्कों में नहीं पड़ता, बट अगर बच्चों में इसकी अधिकता हो गई तो ये लीथल होता है, उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए आयरन की जो सिरप होती है वो बच्चों से प्लीज दूर रखें। ठीक, अब आगे देखिए, आयोडीन। आयोडीन जानते हैं, आयोडीन की जो मात्रा है ये आपको याद रखना जरूरी है, 20 मिलीग्राम पर डे, और 20 मिलीग्राम पर डे अगर आप आयोडीन लेते हैं तो ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपको गॉइटर रोग होगा, यानी घेंघा रोग होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जितने भी मिनरल इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ हमने ये भी आपको बता दिया कि इनकी कमी से कौन से रोग होंगे। तो चलिए प्लीज वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चले मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।